वेलकम टू क्यूज कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। आज हम हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसका चौथा टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी का ये टेस्ट अच्छा गया होगा। अच्छा गया? बिल्कुल। अब सर्वप्रथम अपने एक पेन और कॉफ़ी लेकर के बैठे हैं या रजिस्टर लेकर के बैठे हैं और आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से लिखते हुए, ठीक है ना, उसके ऑप्शन को लिखते हुए अच्छे से पहले जवाब दें और फिर अंत के अंदर क्या करना है आपको, अंत में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। यानी कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होते हैं, शायद 30 या 31 जो भी क्वेश्चन हो, उनमें से आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है ना। तो ये कार्य करना, और उम्मीद करता हूँ कि इनसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलने की संभावना रहेंगी। बस ये बशर्त लैंग्वेज चेंज कर दे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम टेस्ट को सॉल्व करने की। और सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या बेहद ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? राजस्थान में खनिजों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अब हमको ये फाउंड आउट करना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। क्या पूछ रहा है? गलत। आगे बात करें, खनिज भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? खनिज उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, खनिज आय की दृष्टि में से पहला स्थान है। ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे किससे? खनिजों से। किससे? खनिजों से, ठीक है। तो मैं आपसे बात करूं, खनिज भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान है, बिल्कुल सत्य है। खनिज भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान है, लेकिन पूछ लेता खनिज विविधता। किसमें? खनिज विविधता। तो खनिज विविधता के अंदर क्या है? खनिज विविधता के अंदर हमारा राजस्थान प्रथम है। इसीलिए राजस्थान को क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर। क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर। अच्छा, जल्दी बता दिया, ठीक है, कोई नहीं, अगली बार से ध्यान रखूंगा, आपको समय दूंगा, ठीक है। तो कौन सा? अब दूसरी की बात करते हैं। खनिज उत्पादन में दूसरा स्थान है, बिल्कुल। खनिज उत्पादन में भी सेकंड स्थान है, भंडारण में भी सेकंड स्थान है, ठीक है ना। दोनों के अंदर कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। लेकिन खनिज आय की दृष्टि से पहला स्थान है। खनिज विविधता में पहला स्थान है और खनिज आय की दृष्टि से पहला स्थान ये अपना रखता है। और बात करें, राजस्थान में दो खनिज देखने को मिलते हैं, एक तो लोहे धात्विक और एक अलोहे धात्विक। लोहे धात्विक और अलोहे धात्विक। पहले हम खनिजों की बात कर लेते हैं कि खनिजों में किसके अंदर? अच्छा, खनिजों के अंदर राजस्थान कितना योगदान देता है, ठीक है ना। तो आप जल्दी से बताइए मुझे, खनिजों के अंदर कितना देता है। तो मैं लोहे अलोहे की बात कर लेता हूँ। इसमें देता है 15% योगदान, इसमें है 25% योगदान। इसी के साथ में अधात्विक खनिजों में राजस्थान का पहला स्थान है। अधात्विक खनिजों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। कौन से खनिजों में? अधात्विक खनिजों के अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान आता है। लोहे धात्विक खनिजों में कितना योगदान देता है? ये अपना 15%। और किसमें? अधात्विक खनिजों के अंदर कौन सा देता है? तो अधात्विक खनिजों के अंदर देता है ये अपना 25% योगदान। और अधात्विक खनिजों के साथ ही क्या है? ये प्रथम स्थान पर है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। इसमें खनिजों को मैं कितना योगदान देता है इंडिया के अंदर? बिल्कुल सही जवाब, 22%। कितना देता है? 22%। इसमें 15, इसमें 25 और इसके साथ पहले स्थान पर आता है। तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो तो सभी को आते हैं। वो क्वेश्चन जो मेरिट निर्धारण करते हैं, ठीक है ना, उनसे डिफरेंस पड़ता है। और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब आप बैठोगे तब इनकी महत्ता या इनका उपयोग समझ में आएगा, ठीक है ना। आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, उसमें अगर आपके खनिज से संबंधित टॉपिक लगता है, और जहाँ तक है वहाँ तक खनिज सब में ही लगता है, तो इससे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। यानी कि कौन से कथन गलत है? तो नोटा, यानी कि सभी कथन तो क्या है? सत्य है, कोई सा भी कथन गलत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अलोधात्विक खनिज है? क्या कह रहा है हमसे? निम्न में से कौन सा अलोधात्विक खनिज है? बताइए। कोबाल्ट है,
कोबाल्ट है, ऑप्शन ए में कोबाल्ट है, दूसरे में है टंगस्टन, डी में है मैग्नीशियम और सी में है मैग्नीज और कोबाल्ट। बताइए इनमें से कौन सा है जो एलोह धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज जिनमें धातुओं की मात्रा पाई जाती है धात्विक खनिज कहलाते हैं। धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो लोहे धात्विक, लोहे धात्विक, और दूसरे होते हैं अलोहे धात्विक। कौन से? अलोहे धात्विक। तो जिनके अंदर लोहे की मात्रा पाई जाती है वो तो लोहे धात्विक खनिज है, और जिनके अंदर लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती वो अलोहे धात्विक खनिजों के अंदर सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं अलोहे धात्विक खनिजों में। तो कैसे याद रखेंगे आप? कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, आपका मैग्नीज है, हाँ मैग्नीज है, मैग्नीज है, और फिर अलोह धात्विक में इसको सिंपल तरीके से याद रख सकते हो आप। कैसे? सोना चांदी, दो याद रखिए, सोना चांदी। इसमें सीसा जस्ता, सीसा जस्ता, हाँ आगे पीछे हो गया, ठीक है ना। टिन तांबा, टिन तांबा, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम। आगे बात करें हम, अच्छा ओके ओके, कौन सा होगा? प्लेटिनियम। आगे और हम बात करें तो इसके अंदर आपको और देखने को मिलेगा मैग्नीशियम। मैग्नीज उसमें है लेकिन मैग्नीशियम इसमें है, मैग्नीशियम, पारा, ये सभी किसके अंदर देखने को मिलते हैं? ये सभी के सभी एलोह धात्विक खनिजों में देखने को मिलते हैं। तो आप कोबाल्ट है, क्रोबाल्ट है, इन सभी को याद कर लो या इन वालों को याद कर लो, ठीक है ना। दोनों में से आपको आराम से डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है। अब इसने क्या कहा है हमसे? एलोह धात्विक खनिज कौन सा है, तो आप समझ गए होंगे कौन सा है, कौन सा है? बिल्कुल मैग्नीज। कौन सा है? मैग्नीज, क्योंकि मैग्नीज किस में आता है? लोहे धात्विक के अंदर आता है। कोबाल्ट की बात करें तो ये कौन सा है? एलोह धात्विक। टंगस्टन की बात करें, हाँ एलोह धात्विक खनिज कौन सा है, ठीक है ना। तो हमने देखा था कोबाल्ट लोहे धात्विक खनिज है, मैग्नीज लोहे धात्विक खनिज है, और टंगस्टन भी लोहे धात्विक खनिज है। टंगस्टन भी कैसा है? लोहे धात्विक खनिज है। कौन सा है? लोहे धात्विक खनिज है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। यानी एलोह धात्विक खनिज कौन सा है? हमसे पूछा था एलोह धात्विक खनिज कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगतपुरा भूकिया। जगतपुरा भूकिया व आनंदपुरा भूकिया किस कारण प्रसिद्ध है? लोहे, सोने के खंडान, सोने के भंडार हेतु, लोहे अयस्क हेतु, मैग्नीज हेतु या ताम्र भंडार हेतु, ठीक है ना। लोहे अयस्क की बात करें हम तो मोरिजा वानेला, मोरिजा वानेला कहाँ का है? जयपुर का। और उदयपुर के दो याद रखने हैं, नात्रा की पाल, नात्रा की पाल और थूर उंडेर, थूर उंडेर, उंडेर, ठीक है ना। मोरिजा वानेला और नात्रा की पाल, थूर उंडेर, तो ये किसके हैं? लोहे अयस्क के भंडार हैं। मैग्नीज की हम बात करें ताम्र भंडार की, ताम्र भंडार में आप याद रखना खेतड़ी, कोहलन, कोलन, चांदमारी, खेतड़ी, कोलन, चांदमारी, ठीक है ना। तीनों के तीनों किसके हैं? ये ताम्र भंडार पाए जाते हैं, तांबे का उत्खनन किया जाता है, ठीक है ना। आगे बात करें हम सोने की, किसकी? सोने की। तो बिल्कुल जो बांसवाड़ा का जगतपुरा भूकिया है, कौन सा? जगतपुरा भूकिया और आनंदपुरा भूकिया, इन दोनों के अंदर किसके भंडार देखने को मिलते हैं? सोने के। किसके? सोने के। याद रखना जगत के अंदर हमें सोना मिल जाए, सोने को मिल जाए तो आनंद ही आनंद है, ठीक है ना। जगत के अंदर हमें सोने को मिल जाए तो क्या है? आनंद ही आनंद है, ठीक है ना। तो इससे याद रख सकते हो आप कि जगतपुरा भूकिया और आनंदपुर भूकिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोने के भंडार है। तो आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? राजस्थान किन खनिजों में देश में प्रथम स्थान पर है, यानी किन खनिजों के उत्पादन में देश के अंदर प्रथम स्थान पर आता है। चलिए बात करते हैं हम। पहला सीसजस्ता, लोहे अयस्क, अब्रक, पोटेशियम और नोटा। इनमें से बताना राजस्थान किन खनिजों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है, ठीक है। हाँ बताओ।
क्या सीसा जस्ता में आता है, लोयस्क के अंदर आता है, या फिर मैं बात करूं आपसे अब्रक और पोटेशियम के अंदर आता है? जल्दी से बताओ, कमेंट करें कौन से में आता है। बिल्कुल, किसके अंदर आता है? सीसा जस्ता में। किसमें? सीसा जस्ता में। राजस्थान का क्या है? प्रथम स्थान है, ठीक है ना। और बात करें सीसा जस्ता की, किसकी? सीसा जस्ता। तो सीसा जस्ता से आप याद रखना कि सीसा जस्ता पाया कहाँ जाता है? सीसा जस्ता हमें देखने को मिलता कहाँ पर है? तो सीसा जस्ता हमें मिलता है जाबर की खान में। कहाँ पर? जाबर की खान, उदयपुर, ठीक है ना। उदयपुर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। कौन सा? सीसा जस्ता। इनको क्या कहा जाता है? इसको जुड़वा खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज। जुड़वा खनिज कहा जाता है सीसा जस्ता को। तो किस स्थान, प्रथम स्थान है सीसा और जस्ता के अंदर, ठीक है ना। उदयपुर की जो जाबर देवारी खदान है उसके अंदर भी हमें सीसा जस्ता देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अब्रक की। किसकी? तो अब्रक के बारे में हमें पता है, अब्रक सिटी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। माई का सिटी भीलवाड़ा को जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर ईंटें, जो अब्रक की ईंटें बनाई जाती हैं, इसीलिए इसको माई का सिटी, अब्रक सिटी, और राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, वस्त्र नगरी कहा जाता है। तो इसे कई अन्य नामों के द्वारा जाना जाता है। और क्या लिखा है? पोटेशियम। पोटेशियम की बात करें तो ये हमारे उत्तरी राजस्थान में, कहाँ पर? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। पोटेशियम कहाँ देखने को मिलता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? पोटेशियम देखने को मिलता है, ठीक है ना। आगे हम बात करें तो आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है राजस्थान में किस स्थान का सफेद संगमरमर प्रसिद्ध है? राजस्थान का किस स्थान का संगमरमर प्रसिद्ध है? वो भी कौन सा? व्हाइट वाला। कौन सा वाला? व्हाइट वाला। भैंसलाना का, मकराना का, नागौर का, ऋषभदेव का। बताइए फटाफट किसका अच्छा सफेद संगमरमर देखने को मिलता है? अच्छा, उसमें अच्छा और भी कैसे? बिल्कुल सीसा जस्ता के साथ में आपको देखो, एक तो वोलेस्टोनाइट और एक सेलेनाइट। इनके उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ठीक है ना। सीसा जस्ता, बेलेस्टोनाइट और सेलेनाइट के उत्पादन में क्या है? राजस्थान प्रथम स्थान के अंदर आता है, ठीक है ना। हाँ, वोलेस्टोनाइट। इसका बताएं अब जवाब फटाफट से। किस स्थान का सफेद संगमरमर प्रसिद्ध है? क्या वो मकराना का प्रसिद्ध है, भैंसलाना का प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध है? फटाफट बताओ। बिल्कुल कहाँ का प्रसिद्ध है? मकराना का। सभी के सही जवाब। मकराना का प्रसिद्ध है। भैंसलाना कौन सा है? काला संगमरमर। कौन सा? काला संगमरमर, ठीक है ना। कहाँ का प्रसिद्ध है? भैंसलाना का, ठीक है ना। ऋषभदेव की बात करें उदयपुर में, ऋषभदेव में कौन सा है? हरा संगमरमर। कौन सा? हरा संगमरमर। और एक और मिलता है बाबरमाला की पहाड़ी। कौन सा? बाबरमाला की पहाड़ियों में भी हमें कौन सा देखने को मिलता है? तो यहाँ पर देखने को मिलता है गुलाबी संगमरमर। कौन सा? गुलाबी संगमरमर, ठीक है ना। और बात कर लेते हैं हम, ठीक है ना। पीतला जैसलमेर में देखने को मिलता है हमें। कौन सा संगमरमर? कौन सा? पीला संगमरमर। कौन सा? पीला संगमरमर, ठीक है। इधर बात करूं मैं पादरला पाली में। कहाँ पर? पादरला पाली। और पादरला पाली में मिलता है सतरंगी लहरिया। कौन सा? सतरंगी संगमरमर, ठीक है ना। आगे बात करूं मैं, यहाँ पर हो ही गया हमारा उदयपुर का। उदयपुर में यहाँ पर याद रखना ऋषभदेव, और ऋषभदेव में मिलता है हमें कौन सा? हरा वाला। कौन सा? ऋषभदेव। और ऋषभदेव में कौन सा है? हरा वाला। बाबरमाला की बात करें, बाबरमाला में कौन सा है? तो इसमें है गुलाबी, ठीक है ना, गुलाबी संगमरमर। और फिर बात करते हैं मकराना की। किसकी? मकराना की। और मकराना में कौन सा देखने को मिलता है? सफ़ेद संगमरमर। एक और क्वेश्चन बन जाता है मकराना से, राजस्थान का सफ़ेद शहर। राजस्थान का सफ़ेद शहर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मकराना नागौर को, ठीक है ना। भैंसलाना में कौन सा है? काला संगमरमर। हाँ, इसको देख लेना।
जयपुर, और जयपुर में कौन सा पाया जाता है? काला संगमरमर, संगमरमर। हाँ भैंसलाना वहीं पर है ना, ठीक है ना। तो ये तो थे तुम्हारे पूरे संगमरमर, और सारे संगमरमर एक साथ हो जाते हैं, ठीक है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 का सी। क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या कि राजस्थान में तेल उत्पादन सर्वाधिक किस बेसिन से किया जाता है? यानी राजस्थान के अंदर जो तेल का उत्पादन किया जाता है वो सर्वाधिक किस बेसिन से किया जाता है? क्या वो बाड़मेर सांचौर बेसिन से किया जाता है? क्या वो सेल बेसिन जैसलमेर से किया जाता है? क्या वो विंध्यन बेसिन से किया जाता है? क्या वो बीकानेर नागौर बेसिन से किया जाता है? आपको बताना है किस बेसिन से सर्वाधिक तेल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। हाँ 5 पर इसको लॉक कर दें, सी को, ठीक है ना, मकराना नागौर का। तो तेल उत्पादन की बात करें हम तो इंडिया के अंदर तेल उत्पादन में हमारा स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का स्थान है सेकंड। कहाँ जाती है? जयपुर के अंदर। कहाँ पाई जाती है? जयपुर। और सबसे कम जैसलमेर, जैसलमेर। सेकंड कहाँ पर पाई जाती है? जोधपुर में। कहाँ पर पाई जाती है? जोधपुर के अंदर। और न्यूनतम में सेकंड स्थान पर कौन पर पाई जाती है? तो न्यूनतम में सेकंड स्थान पर पाई जाती है प्रतापगढ़ में। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। और फिर सिरोही में, सिरोही में, ठीक है ना। इधर याद रखना है आपको जयपुर, जोधपुर और अलवर, अलवर, ठीक है ना। तो ये 2011 की जनगणना थी। इसके अनुसार कितनी जनसंख्या हमारे यहाँ पे? 6,85,00,000, ठीक है ना। और इसी के साथ में राजस्थान 8वें स्थान पर है, वर्तमान में 7वें स्थान पर, ठीक है ना। और क्षेत्रफल में पहले स्थान पर है, ठीक है ना। कब से? 1 नवंबर 2000 से, ठीक है ना। 1 नवंबर 2000 से पहले स्थान पर आता है। तो क्या कहा है? राजस्थान में सर्वाधिक में न्यूनतम जनसंख्या क्रम से पहले सर्वाधिक बतानी है। सर्वाधिक कहाँ है? जयपुर। जयपुर किसमें ऑप्शन में? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों खत्म, इसमें नहीं है, बस एक ही बचता है जयपुर, बी में। किसमें? बी में। तो सर्वाधिक कहाँ पर है? जयपुर में, और न्यूनतम जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है जनसंख्या की वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? चलो पढ़ते हैं कौन सा कथन असत्य है। जनसंख्या के संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो हमको छांटना है, ठीक है ना। आप बताएंगे कि कौन सा कथन असत्य है। क्या राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 21.30 थी? क्या राजस्थान की जनसंख्या बिल्कुल बताइए क्या पूछ रहा है हमसे? राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में बताना हमें कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, वो फाउंड आउट करना है। बताइए राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 21.30 थी। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर श्रीगंगानगर की थी 10%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर की थी 32.5%। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 1911 से 1921 के दशक में देखने को मिलती है। बताइए कौन सा कथन असत्य है? हाँ हाँ बिल्कुल बताइए कौन सा कथन असत्य है। तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 21.3 है, बिल्कुल सत्य कथन है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर श्रीगंगानगर में देखने को मिलती है, बिल्कुल सत्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर की है 32, बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। अब ऑप्शन डी इसका कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 1911 से 1921 के दशक में देखने को मिलती है। नहीं, इस दशक के अंदर देखने को नहीं मिलती। इसमें क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की जाती है। कौन सी की जाती है? ऋणात्मक वृद्धि दर की जाती है। कितनी? -6 में चली जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? डी, यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान की 21.3 और न्यूनतम जनसंख्या श्रीगंगानगर की है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर श्रीगंगानगर की है और बाड़मेर की सर्वाधिक है 32.5, ठीक है ना।
और यहाँ पर 1911 से 1921 के मध्य में जो हमारा वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इस वजह से स्वतंत्रता आंदोलन की वजह से और इसी मध्य प्लेग की महामारी फैलने की वजह से जनसंख्या में निरंतर हमें क्या देखने को मिलती है, वो हमें कमी देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो याद रखना डी इज इनकरेक्टेड। ठीक है, आगे मैं बात करूं, हाँ, अगर यहाँ पर 1971 से एक राशि देता तो इसके अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलती है, जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है और यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है ना, इसमें क्या देखने को मिलती है, जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलती है, कहाँ पर, राजस्थान में। तो 1911 से 1921 के संबंध में क्या है, जनसंख्या में क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। लेकिन सर्वाधिक वृद्धि दर कब की जाती है, तो वो की जाती है 1971 से एक राशि के मध्य। नहीं आया समझ में? अरे मतलब 1971 से 81 तक 32.97% सर्वाधिक देखने को मिलती है परसेंटेज बेस पर, लेकिन सर्वाधिक संख्या के आधार पर देखने को मिलती है 1991 से 2001 में, संख्या के आधार पर। किसके आधार पर, संख्या के आधार पर। आप समझ में आ गया, तो कौन सा गलत हो गया, डी। आगे बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 16, जनसंख्या घनत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी जनसंख्या घनत्व के संबंध में हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, बताइए, क्या राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर में है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में है और 500 से राजस्थान के 3 जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक है ना, घनत्व की बात करें हम, घनत्व राजस्थान का घनत्व कितना है, 200, बिल्कुल सही है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का है, बिल्कुल सही है, 17। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, बिल्कुल सही है, 595। सेकंड स्थान पर आता है भरतपुर, और भरतपुर का कितना है, 503। कितना है, 503। राजस्थान के 3 जिलों 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है, नहीं, कितने जिलों में है, 2 जिलों में, और 2 जिलों में कौन है, एक तो जयपुर और एक भरतपुर। ठीक है ना, दोनों सम्मिलित हैं। एक का तो 595 है जयपुर का, 503 है किसका, भरतपुर का। 500 से अधिक जनसंख्या वाले 2 ही हैं, और फिर पूछ ले हमसे 3 कि 100 प्रति वर्ग किलोमीटर या 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले कितने जिले हैं, तो वो हैं 3। कितने, 3। कौन कौन से, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसलमेर का कितना है, 17, बीकानेर का कितना है, 78, बाड़मेर का कितना है, 92। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व 200 है, सर्वाधिक जयपुर में देखने को मिलता है 595, सबसे कम देखने को मिलता है जैसलमेर में 17 प्रति व्यक्ति, और सेकंड स्थान पर बात करें हम भरतपुर में देखने को मिलता है 503। इधर 500 से अधिक वाले 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, जयपुर और भरतपुर, और 100 से कम वाले 3 हैं, जिसके अंदर आपका पहला जैसलमेर 17, दूसरा बीकानेर 78 और तीसरा बाड़मेर 92। ठीक है ना, 100 से 3 कम वाले हैं। ये तो था जनसंख्या घनत्व। आगे बात करें तो कौन सा गलत है, तो 500 से अधिक वाले कितने हैं, 2 ही हैं, तो कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इज इनकरेक्टेड। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में लिंगानुपात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। राष्ट्रीय लिंगानुपात से 15 कम है, सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का 998 है। ठीक है, और राज्य का लिंगानुपात 926 है, न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का है 849। इनमें से हमें सत्य कथन बताना है, फटाफट बताइए कौन सा कथन सत्य है। दिख रहे हैं, हाँ, तो बताइए कौन सा कथन सत्य है। बात करें हम, सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन कितना है, 994 में। कितना, 994 में। कितना है, 994 में। ठीक है ना, धौलपुर का कितना है, 846 नहीं है, सॉरी 849 नहीं है, कितना है, 846। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर में है, लेकिन कितना है, 846। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में है, लेकिन कितना है, 994 में। राज्य का लिंगानुपात 926 नहीं है, कितना है, 928। ठीक है, आगे बात करें हम, राष्ट्रीय लिंगानुपात से 15 कम है। ठीक है, राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है, 943। राजस्थान का कितना है, 928। कितना है, 928।
928, ठीक है ना। अब इसमें से हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, तो 15, बिल्कुल सही है। ये तो किसका है, भारत का, और ये राजस्थान का। तो यही पूछा है, यही कहा है राष्ट्रीय लिंग अनुपात से 15 कम है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय लिंग अनुपात से कितना कम है, 15 कम है। तो कौन सा करेक्ट सही हो जाएगा, 17वें में ए। 18वें क्वेश्चन की बात करें, लिंगानुपात के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। लिंगानुपात के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, वो अब हमको फाउंड आउट करना है, ठीक है। बताइए कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 18, पहला क्या कह रहा है, ग्रामीण लिंगानुपात 933 है और सर्वाधिक पाली का और न्यूनतम धौलपुर का है। ग्रामीण लिंगानुपात 933 है। लिंगानुपात भी हम दो तरीके से पढ़ते हैं। लिंगानुपात की बात करें, टोटल लिंगानुपात कितना है, 928। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928। लेकिन इसमें एक होता है ग्रामीण और दूसरा होता है शहरी। कौन सा, शहरी, ठीक है ना। ग्रामीण की बात करें, कितना कह रहा है, 933, ठीक है। और सर्वाधिक कहाँ पर है, ये सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है पाली में। कहाँ पर, पाली में। और फिर बात करें सर्वाधिक, ठीक है ना। और फिर बात करते हैं न्यूनतम कहाँ बता रहा है, धौलपुर में, ठीक है ना। कितना है, न्यूनतम है। आगे बात करें हम शहरी लिंगानुपात 914, शहरी लिंगानुपात की क्या कह रहा है, 914 है। आगे सर्वाधिक टोंक में और सबसे कम जैसलमेर में। सर्वाधिक कहाँ है, टोंक में, और सबसे कम कहाँ है, जैसलमेर में, ठीक है ना। तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि लिंगानुपात 928 है, ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, सर्वाधिक पाली में है और सबसे कम धौलपुर में है। शहरी लिंगानुपात 914 है, टोंक में सर्वाधिक है और जैसलमेर में कम है। आगे बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888 है, सर्वाधिक बांसवाड़ा में, न्यूनतम झुंझुनू में। बिल्कुल सही बात है, राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888 है, सर्वाधिक पाया जाता है बांसवाड़ा में और न्यूनतम देखने को मिलता है झुंझुनू के अंदर। आगे बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान का लिंगानुपात 943 है और भारत का लिंगानुपात 928 है। अच्छा, तो राजस्थान का लिंगानुपात तो कितना है, 928, और भारत का लिंगानुपात कितना है, 943, यानी कि इसने उल्टे लिख दिए। और हमसे भी क्या कहा है, असत्य कौन सा है, तो कौन सा असत्य हो जाएगा 18वें में, डी। क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा गलत हो जाएगा, तो डी गलत हो जाएगा। वापस से लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। लिंगानुपात, राजस्थान का लिंगानुपात 988 है और फिर बात करते हैं ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, तो ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, शहरी लिंगानुपात 914 है। ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक हमें देखने को मिलता है पाली में और न्यूनतम देखने को मिलता है धौलपुर में। फिर बात करते हैं हम शहरी लिंगानुपात, सर्वाधिक देखने को मिलता है टोंक के अंदर, सबसे कम देखने को मिलता है जैसलमेर में। फिर शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं। शिशु लिंगानुपात जो 0 से 5 वर्ष के बालक होते हैं उनके लिंगानुपात को लेकर के होता है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से तात्पर्य है लिंगानुपात। फिर बात करते हैं इनकी संख्या कितना है, तो राजस्थान के अंदर शिशु लिंगानुपात है 888, ठीक है ना। और सर्वाधिक बांसवाड़ा का है, न्यूनतम झुंझुनू का है। ये तो तुम्हारा लिंगानुपात, ठीक है। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ लिंगानुपात से अब कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो याद रखना 943 तो किसका है, इंडिया का, और 928 किसका है, राजस्थान का। 19वां, साक्षरता दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताना। राजस्थान की साक्षरता दर 66.1% थी। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू में, न्यूनतम प्रतापगढ़ थी। सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा की व न्यूनतम जालौर की थी। आगे डी, 6 वर्ष से अधिक का व्यक्ति जिसे अक्षर का ज्ञान ना हो वो साक्षर है। क्या है, साक्षर है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन साक्षरता के संबंध में गलत है। तो हम बात करें राजस्थान में साक्षरता की, किसकी, साक्षरता की। राजस्थान की साक्षरता कितनी है, 66.1%। कितनी है, 66.1%। फिर बात करते हैं सर्वाधिक कहाँ की है, सर्वाधिक देखने को मिलती है कोटा की। कहाँ की, कोटा की, ठीक है ना। न्यूनतम, फिर बात करते हैं न्यूनतम, और न्यूनतम कहाँ देखने को मिलती है, न्यूनतम देखने को मिलती है हमें जालौर में। कहाँ, जालौर में। फिर पूछा जाता है पुरुष साक्षरता, कौन सी, पुरुष साक्षरता, कौन सी, पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ की है, तो वो है झुंझुनू की। कहाँ की, झुंझुनू की, ठीक है ना। और न्यूनतम कहाँ की है, तो न्यूनतम है प्रतापगढ़ की। कहाँ की, प्रतापगढ़,
पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ की है? झुंझुनू की न्यूनतम, प्रतापगढ़ की। साक्षरता दर ये राजस्थान की ओवरऑल है, और यहाँ की बात करें झुंझुनू में 79.02 के समथिंग यहाँ पर हमें साक्षरता दर देखने को मिलती है। आगे बात करें महिला साक्षरता की, किसकी? महिला साक्षरता। महिला साक्षरता में हम बात करें सर्वाधिक कहाँ की है? तो सर्वाधिक है कोटा की। कहाँ की? कोटा की। और न्यूनतम कहाँ की है? तो न्यूनतम है जालौर की। कहाँ की? जालौर। महिला साक्षरता सर्वाधिक कोटा की पढ़ी लिखी हैं और जालौर की सबसे कम पढ़ी लिखी हैं। साक्षर में सर्वाधिक कोटा के पढ़े लिखे आदमी हैं और जालौर के कम पढ़े लिखे हैं, सबसे कम पढ़े लिखे हैं। पुरुषों की बात करें तो झुंझुनू के सर्वाधिक पढ़े हुए हैं, प्रतापगढ़ के कम पढ़े हुए हैं। तो कौन सा कथन असत्य है? चलिए देखते हैं। राजस्थान की साक्षरता दर 66.1% है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर झुंझुनू की व न्यूनतम प्रतापगढ़ की है, बिल्कुल सत्य है। सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा की व न्यूनतम जालौर की है, यह भी सत्य है। 6 वर्ष से अधिक का व्यक्ति जिसे अक्षर का ज्ञान ना हो, क्या ना हो? ज्ञान ना हो, वो साक्षर नहीं है, वो क्या है? निरक्षर है। निरक्षर है। तो यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। तो 19 का हमारा ऑप्शन इज डी इज करेक्ट, ठीक है ना। कौन सा सही हो जाएगा? डी। आगे बात करूं मैं जनसंख्या, राजस्थान जनसंख्या नीति कब आई? अच्छा समय अधिक हो गया, थोड़ा सा जल्दी चलते हैं, है ना। राजस्थान में जनसंख्या नीति कब आई? हाँ इसका लगा लेना आप, डी इज करेक्ट। राजस्थान की जनसंख्या नीति कब आई? 20 जनवरी 2000 को, 20 जनवरी 2002 को, और 25 जनवरी 2000 को, 20 जनवरी 2001 को। बताइए कब आई थी? हाँ बताओ फटाफट, इसमें कौन सा सवाल, कौन सा सही है? यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को लेकर के ये सवाल पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सबके जवाब भी आ पा रहे हैं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। कब आई थी? 20 जनवरी 2000 को। कब आई थी? 20 जनवरी 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। राजस्थान की राज्य जनसंख्या नीति आती है कब? 20 जनवरी 2000 को। राष्ट्रीय आती है 15 फरवरी 2000 को। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमको गलत फाउंड करना है। पहला, अनुसूचित जाति 17.8% है राजस्थान में। आगे अनुसूचित जनजाति 13.5% है राजस्थान में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या जयपुर और श्रीगंगानगर में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पाली जालौर में है। बताइए कौन सा कथन असत्य है? बिल्कुल, हम बात करें राजस्थान में जनसंख्या की तो सर्वाधिक बात करते हैं अनुसूचित जाति की कितनी है? 17.8% और जनजाति की है 13.5%। सही है, ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। दोनों कथन सत्य है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एससी की बात करें तो कितनी है? 17.8%, ठीक है ना। एसटी की बात करते हैं तो 13.5% जनसंख्या निवास करती है। आगे सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है? जयपुर और श्रीगंगानगर में। श्रीगंगानगर में एससी जनजाति सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है? तो वो देखने को मिलती है जयपुर और श्रीगंगानगर में। एसटी की बात करते हैं तो सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है? उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है ना। तो कहाँ पर देखने को मिलती है? उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अंदर। तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। इन्होंने क्या दे रखा है? पाली और जालौर। क्या दे रखा है? पाली और जालौर, ठीक है, पाली और जालौर। तो ये तो थे जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम पॉलिटी से, ठीक है ना। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन। आगे बात करें 21 का ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से होती है? पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से होती है? हम बात कर लेते हैं पंचायती राज को लेकर के थोड़ी सी। लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और पंचायती राज की शुरुआत करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है। बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। बलवंत राय मेहता 3 समितियों की सिफारिश करते हैं कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो, खंड स्तर पर पंचायत समिति हो, जिला स्तर पर जिला परिषद हो और इनके द्वारा क्या किया जाए? इनका स्थानीय स्वशासन को संभाला जाए। इसी के लिए 2 अक्टूबर कब? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज की शुरुआत की जाती है, ठीक है ना। कहाँ से? नागौर के बगदरी गांव से। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है ना।
आगे, हाँ, पंचायती राज का जनक भी कहा जाता है अब जवाहरलाल नेहरू को। क्या कहा जाता है? पंचायती राज का जनक कहा जाता है। किसको? जवाहरलाल नेहरू को। आगे मैं बात करूं तो देखो दो होते हैं वहां पर। देखो पंचायती राज का जनक, पंचायती राज का जनक तो वो है जवाहरलाल नेहरू। लेकिन आधुनिक पंचायती राज का जनक पूछता है, आधुनिक पंचायती राज का, तो आधुनिक पंचायती राज के जनक हो जाते हैं हमारे कौन? राजीव गांधी। कौन? राजीव गांधी। और पूछता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कौन है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कौन है? विकेंद्रीकरण का जनक कौन है? तो वो है कौन? बलवंत राय मेहता। कौन है? बलवंत राय मेहता। आगे पूछा जाता है हमसे स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन के जनक हैं तो वो कौन है? लॉर्ड रिफन। कौन है? लॉर्ड रिफन। ठीक है ना। और आगे बात करें शिल्पकार, जो पंचायती राज है उसके शिल्पकार किसे माना जाता है? तो शिल्पकार माना जाता है बलवंत राय मेहता को। किसको? बलवंत राय मेहता को। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पंचायती राज की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है ना, बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है? पंचायती लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है ना। आगे ग्राम सभा में सम्मिलित होते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ग्राम सभा में सम्मिलित होते हैं सभी ग्रामवासी, ग्राम के सभी वयस्क मताधिकार, ग्राम पंचायत के गण, सरपंच, उप सरपंच व वार्ड पंच। इनकी बात करूं तो ये किस में होते हैं? पंचायत, ग्राम पंचायत में। किस में सम्मिलित होते हैं? ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत में। और इनकी गणपूर्ति की बात करें तो 1/3 गणपूर्ति होती है। ठीक है ना। आगे बात करूं मैं किसको लेकर के? ग्राम सभा को। तो ग्राम सभा में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? फटाफट आंसर बताएं। कौन होते हैं? समस्त ग्रामवासी। समस्त ग्रामवासी नहीं होते हैं। ठीक है ना। आगे ग्राम पंचायत के गण नहीं होते हैं। सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच हमने देख लिया ग्राम पंचायत में सम्मिलित होते हैं। तो ग्राम के सभी वयस्क मताधिकार जो मत देने का अधिकार रखते हैं वो सभी किसमें? ग्राम सभा में। इनकी गणपूर्ति याद रखना 1/10 होती है। ठीक है ना। और वर्ष में ग्राम सभा की 4 बैठकें होना अनिवार्य है। कब कब? कब? 15, 26, 1, 2। कब? 15, 26, 1, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई और 2 अक्टूबर। ठीक है ना। इस दिन क्या होना चाहिए? बैठक होना आवश्यक है। इनकी गणपूर्ति 1/10 है। और बात करते हैं आगे। ठीक है ना। तो कौन सा सही हो जाएगा 24 में? सी। 25वां क्या पूछ रहा है हमसे? राजस्थान में ग्राम सभा में कितनी बैठकें होना आवश्यक है? अभी पढ़ा था डी। कितना? 4। आगे स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो अभी पढ़ के आए थे। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिफन। ठीक है। बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक, शिल्पकार के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू को पंचायती राज का जनक कहा जाता है। आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? राजीव गांधी को। क्योंकि 64वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें प्रस्ताव पारित करवाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया, लेकिन वो प्रस्ताव पारित नहीं होता है। लेकिन फिर भी इनको क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं, इनको राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज का जनक। आगे बात करें 27, तो 26 में ए। 27 की बात करें पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पंचायती राज में 29 विषयों का उल्लेख है, बिल्कुल सत्य है। 11वीं अनुसूची में उल्लेख है, बिल्कुल सत्य है। अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक वर्णन है, 74वें संविधान से संबंधित है। फटाफट बताओ कौन सा है? पंचायती राज की बात कर लेता हूँ। 73वां संविधान संशोधन 1992। फिर बात करें 24 अप्रैल, कब? 24 अप्रैल 1993 को ये पूरे देश के अंदर लागू हो जाता है, लेकिन राजस्थान के अंदर कब लागू होता है? 23 अप्रैल 1994 में। और याद रखना 24 अप्रैल को क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस। ठीक है ना। इसके द्वारा क्या किया गया था? इसके द्वारा भाग 9 जोड़ा गया था, भाग 9 जोड़ा गया था और अनुसूची जोड़ी गई थी 11वीं। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। इनको विषय दिए गए थे 29। ठीक है ना। इनका वर्णन मिलता है 243 ए से लेकर के 243 ओ तक। ठीक है ना। तो ये तो था पंचायती राज। पंचायती राज में
चलो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पंचायती राज की बात करें तो यहाँ पर पदायन अधिकारी होते हैं सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच। और फिर हम बात करते हैं तहसील स्तर पर प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य। फिर जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद पर जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य। ठीक है, अभी और बात कर लेंगे। तो आगे बात करें हम किसका कौन सा कथन सही नहीं है। पंचायती राज में 29 विषयों का उल्लेख है, सही है। 11वीं अनुसूची में उल्लेख है, 11वीं अनुसूची में बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 243, अच्छा, ये 200 है, 243 ए से 243 ओ तक इनका वर्णन देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। 74वां संविधान संबंधित है, नहीं। कौन से संबंधित थी ये? 73वें से। किससे थी? 73वें संविधान संशोधन से। ठीक है ना, टाइपिंग एरर है, अब पता नहीं उन्होंने कौन सा सही बनाया था, 73वां कराया था या 74वां, है ना। आगे बात करूं मैं 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 कहता है ग्राम सभा में सरकारी अधिकारी होता है, यानी ग्राम सभा में कौन सा सरकारी अधिकारी होता है ग्राम पंचायत के अंदर? ठीक है ना, तो कौन होता है? ग्राम सेवक होता है, तहसीलदार होता है, पटवारी होता है या सरपंच होता है? सरपंच तो क्या होता है? प्रतिनिधि। कौन होता है? प्रतिनिधि। मैं बात करूं सरपंच का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष। कैसे होता है? प्रत्यक्ष। तो सरकारी अधिकारी कौन होता है? ग्राम सेवक, जिसे आप क्या कहा जाता है? ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, आगे बात करें वर्तमान में राजस्थान में कितनी जिला परिषद हैं? राजस्थान में कितनी जिला परिषद हैं? बिल्कुल 11,341 ग्राम पंचायत हैं। अब हालांकि नए गठन के बाद में ये परिवर्तन हो जाएगा। 352 पंचायत समितियाँ, पंचायत समितियाँ। ठीक है, आगे बात करें हम 33, तो 33 क्या है? जिला परिषद। जिला परिषद। अब वर्तमान के अंदर इनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो जाएगी? फटाफट बताएं, कमेंट करें कि कितनी हो जाएगी, सोच समझ करके बताना। 50 नहीं होगी, 48 होगी। कितनी होगी? 48। क्यों होगी? क्योंकि दो कम रहेंगी। कौन सी? जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण दोनों क्या है? ग्रामीण क्षेत्र हैं। और हमने पढ़ा है शहरी निकाय वहाँ पर ही लागू होगा जहाँ पर क्या होगा? जहाँ पर नगरीय निकाय होगा। ठीक है ना, तो आगे बात करें हम हाँ, दो के अंदर उसमें नगरीय निकाय लागू होगा, वहाँ पर नगरीय निकाय लागू होगा, वहाँ पर जिला परिषद लागू नहीं होगी। और जहाँ जिला परिषद लागू होगी वहाँ नगरीय निकाय लागू नहीं होगा। आगे सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? अब आपको बताना है जयपुर को सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? निर्वाचन आयुक्त, पीठासीन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या ग्राम सेवक? फटाफट बताएं कौन दिलाता है? निर्वाचन आयुक्त दिलाता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बुलाता है, ग्राम सेवक शपथ दिलाता है। तो कौन दिलाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, पीठासीन अधिकारी। किसके द्वारा दिलाई जाती है? पीठासीन अधिकारी के द्वारा। किसको दिलाते हैं ये? प्रधान, सरपंच और जिला प्रमुख। ये तो पंचायती राज के और नगरीय निकाय के किस को दिलाते हैं? नगरीय निकाय के पीठासीन अधिकारी किस को दिलाएंगे? नगर पालिका अध्यक्ष, प्रधान, नगर पालिका अध्यक्ष। ठीक है ना, और फिर सभापति और फिर महापौर। इनको भी कौन शपथ दिलाएंगे? तो इनको भी शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी। इसकी बात करें प्रधान, तो प्रधान अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं। चुनते कौन है? तो पंचायत समिति सदस्य। ठीक है, जिला प्रमुख भी कैसे चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष। उनको चुनते कौन है? इनको चुनने का काम करते हैं जिला प्रमुख। कौन को? जिला परिषद सदस्य। कौन चुनते हैं? जिला परिषद सदस्य। ठीक है ना, इनको चुनने का कार्य करते हैं। आगे बात करें हम नगर पालिका अध्यक्ष, ये भी कैसे चुने जाते हैं? ये भी अप्रत्यक्ष। ठीक है ना, इनको कौन चुनते हैं? पार्षद। इसमें भी पार्षद, इनके भी पार्षद। ठीक है ना, इनकी हम बैठक की बात करते हैं, तो बैठक को लेकर के थोड़ी सी चर्चा कर लें। किसको लेकर के? बैठक को लेकर के। तो बैठक को लेकर के बात करें तो ग्राम सभा की
होती है 1/10, कितनी 10। ग्राम पंचायत की होती है, ग्राम पंचायत की कोरम गणपूर्ति कितनी होती है 1/3। इनकी बैठक कितने दिन में होती है 15 दिन में, ठीक है ना। फिर बात करते हैं पंचायत समिति पर, है ना, किस पर, पंचायत समिति। पंचायत समिति की गुण कोरम या गणपूर्ति 1/3 कितने दिन में 30 दिन में। फिर जिला परिषद, जिला परिषद की कोरम या गणपूर्ति 1/3 और बैठक कितनी दिन में होती है 90 दिन में, ठीक है ना। शपथ कौन दिलाएगा, पीठासीन अधिकारी। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कौन होता है बीडीओ सरकारी अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। यहाँ पर की बात करें तो यहाँ पर कौन होता है सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है ना। तो ये तो अपना क्वेश्चन था, कौन शपथ दिलाता है। अब आगे, प्रधान अपना त्याग पत्र किसे देता है, प्रधान अपना त्याग पत्र किसे देता है, उप प्रधान को देता है, संभागीय आयुक्त को देता है, या खंड विकास अधिकारी को देता है, या जिला प्रमुख को देता है। फटाफट बताइए किसको देता है। बताइए किसको देता है। क्वेश्चन में वापस बोल दूं, क्वेश्चन था कि जो प्रधान है, प्रधान त्याग पत्र किसे देंगे, प्रधान त्याग पत्र किसे देंगे। तो प्रधान अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, प्रधान अपना त्याग पत्र देते हैं जिला प्रमुख को। किसको, जिला प्रमुख को। जिला प्रमुख किसको देंगे, संभागीय आयुक्त को। किसको, संभागीय आयुक्त को। आगे बात करें सरपंच की, किसकी, सरपंच साहब किसको त्याग पत्र देंगे, सरपंच साहब त्याग पत्र देंगे किसको, बीडीओ को। लेकिन कौन सा होगा, खंड विकास अधिकारी। कौन, खंड विकास अधिकारी, अधिकारी। सरपंच जी के साथ साथ वार्ड पंच भी, वार्ड पंच भी, और कौन आएंगे, उप सरपंच भी, उप सरपंच। ये सभी के सभी किसको देंगे, तो खंड विकास अधिकारी को। बात करते हैं हम किसकी, प्रधान में, तो उप प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ये दोनों त्याग पत्र किसे देंगे, तो ये देंगे प्रधान को। प्रधान किसे देगा, जिला प्रमुख को। अब बात करते हैं उप जिला प्रमुख की, किसकी, उप जिला प्रमुख। उप जिला प्रमुख किसको देगा, उप जिला प्रमुख देता है जिला प्रमुख को, ठीक है ना। और जिला परिषद सदस्य भी जिला प्रमुख को देंगे, जिला परिषद सदस्य। ये भी त्याग पत्र कैसे देंगे, जिला प्रमुख को देते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना। तो ये मोटी मोटी सी महत्वपूर्ण सी जानकारियाँ थी जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो ये तो था आज का हमारा टेस्ट सॉल्यूशन। थोड़ा सा समय अधिक हो गया, पर उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर्स अच्छे से पसंद आया होगा। आपके कितने सही होते हैं वो भी आप कमेंट करके बताएं। और सबके बढ़िया है, सब ऐसी प्रकार से मेहनत और अपनी लगन के साथ कार्य करते रहें, आगे बढ़ते रहें, निरंतर स्वाध्याय करते रहें, जिससे आपका जीवन एक बेहतर मोड़ पर आ सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।